तो बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव अपने ही घर में घिर गए हैं। पहले चाचा रामगोपाल यादव सीएम योगी से मिलने पहुंचते हैं और माफिया की पैरवी करते हैं। फिर दूसरे चाचा यानी शिवपाल यादव मुलाकात पर सवाल उठाते हैं और पिछड़े मुस्लिम कार्यकर्ताओं की याद दिलाते हैं। मुलायम सिंह यादव के समधी तो अखिलेश को असली और नकली चाचा का ही फर्क बता देते हैं। बीजेपी में शामिल यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव भी सवाल उठाने में पीछे नहीं और वो राम गोपाल की मुलाकात पर ही सवाल खड़े कर देती हैं। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश पर सियासी बवाल, चाचा के बाद बहू के सवाल। जिस तरह से पत्र जारी हुआ कि उस पत्र में आप खुद भी बता रहे हैं कि सिर्फ 2 लोगों का नाम ही उसमें मेंशन्ड है और बताया जा रहा था कि दुनिया भर के अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग और दुनिया भर की बात जो है उनके मौलिक अधिकारों के बारे में और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है ये। तो मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीरो क्राइम पॉलिसी पे यकीन रखती है। बाबा का चला बुलडोजर, राम गोपाल को क्यों लगा डर? समस्या लेके मुख्यमंत्री से मिलता है, मीडिया उसको दूसरा कलर देने लगता है। लेकिन जो मुझे जानते हैं, चाहे दिन रात मीडिया कहे, हमारे लोगों पे तो कोई असर पड़ने वाला है। दे नो कि दुनिया का कोई लालच, कोई धमकी, कोई चीज हमें न झुका सकती है। जिस पाठक रहे हैं इस तरह के, तो शायद उन्हें माफियाओं के बारे में मालूम हो। मैं तो किसी माफिया की पैरवी के लिए गया नहीं। माफिया पर सियासी रंग, अखिलेश के कुनबे में जंग। अखिलेश जी को अभी भी समझ लेना चाहिए कि इस चाचा से सावधान रहें। जो असली चाचा थे उनको दूर कर रहे हैं और ये नकली चाचा को गले लगा रहे हैं। ये अखिलेश को सावधान होना चाहिए, लेकिन अखिलेश सुधरेंगे नहीं। और सुधर के करेंगे भी क्या, क्यों समाजवादी पार्टी खत्म हो चुकी है। माफिया की पैरवी पर घर में घिरे अखिलेश। टीवी पर मैंने देखा कि किसी के ऊपर 80 मुकदमे, 81 मुकदमे, 82 मुकदमे एक एक आदमी के ऊपर लिखे गए हैं। ऐसे भू माफिया की पैरवी करने माननीय रामगोपाल जी जा रहे हैं और सपा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो भाई खाली रामगोपाल के समधिए तो नहीं न हैं उत्पीड़न के शिकार। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरे गैर कानूनी काम को नहीं रोका तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी सत्ता से सीधे 1 to 1 टक्कर लेने का हमसे पूरी ताकत रखते हैं। और ये अन्याय, शोषण, जुल्म के खिलाफ जो दलित, पिछड़े मुसलमानों के साथ हो रहा है, समाजवादी पार्टी करोड़ों वर्कर की बदौलत हम सत्ता की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो अभी तक समाजवादी पार्टी के कुनबे में बिखराव की जो कहानी है वो चाचा शिवपाल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब इसमें एक और चाचा की एंट्री हो गई है, वो है राम गोपाल यादव। और चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। आलोक अवस्थी हैं भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ, और साथ ही प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव थोड़ी देर में जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इजहार अली हमारे साथ सुभाषपा महासचिव जुड़ चुके हैं, और फजील अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं। और थोड़ी देर में पीएसपीएल प्रवक्ता को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। तो इससे पहले हम डिबेट को ओपन करें, सबसे पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स हम ले लेते हैं। 30 सेकंड का वक्त आपको मिलेगा, आप लोग अपनी अपनी बात रखिए। सबसे पहले आलोक अवस्थी, 30 सेकंड के अंदर। सपा के कुनबे में बिखराव है, अभी तक चाचा शिवपाल के इर्द गिर्द कहानी थी, अब राम गोपाल के इर्द गिर्द कहानी है, लेकिन निशाना आप पर ही है, सब कुछ भाजपा के इशारे पर। 30 सेकंड। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र रहा है अपराधियों को संरक्षण देना, आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ना और दंगाइयों का संरक्षण करना। उसी को दृष्टिगत रखते हुए पार्टी उनकी इसी तरह से काम कर रही है। राम गोपाल यादव जी भी जो है गए थे, तो वो भी एक भू माफिया के खिलाफ पैरवी करने गए थे, जबकि जो है हम कहते आ रहे हैं कि हम किसी दंगाई को और अपराधी को छोड़ने वाले नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ जी एक ईमानदार नेता है और ईमानदार नेता कभी भी जो है इस तरह के लोगों से समझौता नहीं करता है। ठीक है। जीरो टॉलरेंस की नीति पे योगी आदित्यनाथ जी बराबर जो है आतंकवादियों के खिलाफ, बराबर जो है दंगाइयों के खिलाफ। ठीक है आलोक जी, आपका समय पूरा। आगे भी हम चर्चा के लिए आपके पास लौटेंगे, लेकिन अब इजहार अली, सुभाषपा प्रवक्ता हमारे बीच में। आप लोग बाहर से बैठकर इस वक्त वार पलटवार का आनंद ले रहे हैं, लेकिन थोड़े समय पहले आप भी निशाने पर थे। सीधा सपा जो थी वो आपको निशाने पर ले रही थी और भाजपा के साथ साठगांठ का आरोप लगा रही थी।
पर पहले चाचा शिवपाल, अब उन्हीं की जबान आप भी बोल रहे हैं। शिवपाल यादव ने सवाल उठाया उस मुलाकात पर कि क्यों नहीं आजम खान की बात हुई, क्यों नहीं नाहिद हसन की बात हुई। आप वही शब्द ओपी राजभर के भी। इजहार अली। देखिए ऐसा है आस्था जी, जब आप बेबुनियादी किसी दूसरे लोग पक्ष के ऊपर या किसी दूसरे लोगों पे मुद्दा मतलब कोई बात उठाएंगी, तो चूंकि मुद्दा है नहीं तो वो आपके ऊपर खुद लागू हो जाएगा। और रही बात आदरणीय राम गोपाल जी की, तो समाजवादी पार्टी के जो 2 पत्र हैं ये उनके आप में खुद ही सवाल है। ये तो अभी सपा के प्रवक्ता महोदय जब जुड़ेंगे तो खुद ही बताएंगे, या वो एक पत्र का खंडन करेंगे जो राम गोपाल जी ने जारी किया है, या इस पत्र का वो खंडन करेंगे कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों और पिछड़ों के कार्यकर्ताओं पे उत्पीड़न होता है, इसलिए हम गए थे। ठीक है, तो इजहार अली जी, समय खत्म हो गया आपका, समय खत्म हो गया आपका। आप कह रहे हैं कि आग जहां होती है वहां धुआं उठता ही है, और अब जिस तरीके से राम गोपाल वर्मा को सेंटर में रख के अब पॉलिटिक्स शुरू हुई है, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उनके पास हम जाएं, लेकिन उससे पहले फजील अहमद, मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच में है। फजील अहमद, पहले तो ये सारी बातें ओपी राजभर कह रहे थे, शिवपाल यादव कह रहे थे, पर अब अपर्णा यादव भी यही बात कहती हुई नजर आ रही है, और मुलायम सिंह यादव के समधी भी वही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गठबंधन संभाल नहीं पा रहे, माफियाओं की पैरवी लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को भूल गए। 30 सेकंड। सहारनपुर में मुस्लिमों के साथ कस्टडी में मारा पीट की गई, हाथ पैर तोड़ दिए गए मार के। 30 से अधिक बच्चों को बहुत बेरहमी से मारा गया। अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, कोई सबूत उनको नहीं मिला और उन्होंने उनको छोड़ दिया। इस पर समाजवादी पार्टी ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई, न किसी को कहा। इतना जघन्य अपराध इस सरकार में हुआ कि पुलिस कस्टडी में बच्चों को बेरहमी से मारा गया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, और 20 से अधिक संख्या थी उनकी। और भाजपा के विधायक ने बाकायदा रिटर्न गिफ्ट करके ट्वीट किया। ठीक है, समय खत्म। देश के संविधान में समय खत्म। फजील अहमद, आगे हम डिबेट ओपन करेंगे, आपकी ये सारी दलीलें सुनेंगे। आप सपा पर आरोप लगा रहे हैं कि और भी बवाल हुए हैं जहां पर मुस्लिमों को टारगेट किया गया, लेकिन कितनी आवाज सपा ने उठाई। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। 30 सेकंड, धर्मेंद्र यादव बताइए। अब तो मुलायम सिंह के समधी कह रहे हैं कि असली चाचा शिवपाल हैं, समझ जाइए। आवाज पहुंच रही है आप तक धर्मेंद्र यादव? जी आ रही है जी। सवाल मेरा ये कि समधी बोले हैं कि शिवपाल ही असली चाचा हैं मुलायम सिंह यादव के। नहीं, अब समधी जी असली नकली की पहचान कहां से करते हैं, कैसे करते हैं, वो तो वही बता पाएंगे। इस पे मेरा टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता उचित है। लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की आवाज हमेशा उठाती रही और उठाती रहेगी। जो लोग निंदा करने वाले हैं उन्हें निंदा करने से फुर्सत नहीं मिलेगी। जो निंदा कर रहे हैं उन्होंने किसके लिए चिट्ठी लिखी, किसके लिए मुख्यमंत्री से जाकर मिले, कम से कम समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पर अपना समाधान ढूंढने का प्रयास कर रही है, चाहे मुख्यमंत्री से मिलकर करना हो, चाहे सड़क पर लड़ाई करनी हो, चाहे न्यायालय में जाके करना हो, चाहे चुनाव आयोग के पास जाकर करना हो, जितनी संवैधानिक संस्थाएं सबके पास समय खत्म फिलहाल। न्याय मिले। धर्मेंद्र यादव जी 30 सेकंड पूरे, आगे हम चर्चा ओपन करेंगे तो आपके पास आएंगे। ये सारी बातें आप विस्तार से रखिएगा। और इस वक्त पीएसपीएल से अल्पना वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अल्पना जी, अभी तक समाजवादी पार्टी को ओपी राजभर घेर रहे थे, शिवपाल यादव घेर रहे थे, अब जो है बयान सामने आया है मुलायम सिंह जी के समधी का और अपर्णा यादव का, और वो तो ये कह रहे हैं कि असली चाचा शिवपाल हैं अखिलेश यादव को। 30 सेकंड जी। इसमें तो देखिए कोई पूछने वाली या कुछ कहने वाली बात ही नहीं है, तो सारी दुनिया जानती है कि चाचा तो शिवपाल जी हैं। अखिलेश जी के चाचा कोई और अगर है तो कोई बताए मुझे, असली चाचा ही हैं वो, और भगवान ने उनको बना के भेजा है। और जिस तरीके से रामगोपाल जी समय समय पर शिवपाल जी पे आरोप लगाते रहते हैं, तमाम तरीके की बातें कहते रहते हैं उनके लिए, तो आज ये साबित हो गया कि अगर वो मिलने जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये शिवपाल जी किससे मिले हुए हैं, आखिर अंदर खाने में क्या चल रहा है। और आज जब वो खुद मिलने गए तो अब आप ये सोचे कि सच्चाई क्या है और किसके लिए गए। अभी तक इतने दिनों में तो कभी किसी कार्यकर्ता के लिए, किसी नॉर्मल इंसान के लिए पूरे हुए। इन्होंने कभी और बात अब नहीं हम करी। विस्तार से चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो धर्मेंद्र यादव जी बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए कि राम गोपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं और आरोप ये कि माफियाओं की पैरवी लेकर पहुंचे, भूल गए उन तमाम कार्यकर्ताओं को, भूल गए आजम खान को, नाहिद हसन को। आस्था जी, समाजवादी पार्टी हमेशा, चाहे महंगाई के खिलाफ लड़ने की बात हो तो उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ रही है,
भारत सरकार से लड़ रही है। नहीं, राम गोपाल यादव मुख्यमंत्री के पास अचानक पहुंचे, इमरजेंसी मुलाकात के लिए दिल्ली से दौड़ते हुए लखनऊ गए और आरोप यह है कि वहां जाकर आपने माफियाओं और एक खास वर्ग के लोगों, यादवों को बचाने की पैरवी की। आस्था जी, आपने हो सकता है अपने कैमरे में देखा हो कि दिल्ली से दौड़ते हुए गए वो मिलने, ये हो सकता है आपने देखा हो, मैंने नहीं देखा। अपने पर्सनल असिस्टेंट को भी साथ लेके नहीं गए और पहले से मुलाकात तय नहीं थी, पहले से मुलाकात तय नहीं थी, तो इसको औचक मीटिंग कहा जाए या क्या कहा जाए? मुख्यमंत्री से, आस्था जी इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, समय लिया जाता है, और आप ऐसे कैसे कहते हैं अचानक मिल लिए जाके? इस बात में तो मुझे क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री के उस दिन के कार्यक्रम में शाम तक भी इस मुलाकात का जिक्र नहीं था। चोरी छिपे मिलने पहुंचे, चुपचाप कैमरे की नजरों से वो भागते दिखे, सपा की चुप्पी, ये सब कुछ किस तरफ इशारा कर रही है धर्मेंद्र यादव? ये आस्था जी, मुख्यमंत्री कार्यालय ने अगर सूचना नहीं प्रेषित की, ये तो मुख्यमंत्री कार्यालय की गलती है ना। अच्छा चलिए, उसको भूल जाइए, उसको भूल जाइए, ठीक है। हमारी बहस इस पर नहीं है कि ये जो है ये डिटेल मुलाकात थी, ये प्रॉपर तय थी या ये इमरजेंसी थी, हमारी बहस इस पर नहीं। बहस इस पर है कि वही बात जो शिवपाल यादव कह रहे हैं कि राम गोपाल यादव मुलाकात करते हैं, वो वहां पर कुछ लोगों के ऊपर जो मुकदमे हैं उनको लेकर चिंता जताने जाते हैं, लेकिन नाहिद हसन को भूल जाते हैं, शहजील इस्लाम को भूल जाते हैं, आजम खान साहब तक को भूल जाते हैं। यही बात अब सुभाषपा भी कह रही है और अब तो उनके समर्थन में अपर्णा यादव और मुलायम सिंह यादव के समधी भी आकर कह रहे हैं कि भाई असली चाचा तो आपके शिवपाल यादव ही हैं। आस्था जी, मुझे आप एक नाम पूछ के बता दीजिए जो पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं या फिर एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं, किस नागरिक के लिए उन्होंने जाके मुख्यमंत्री से मुलाकात किया कि इनके साथ अन्याय हुआ, इनके साथ न्याय होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो। किसी एक का नाम अगर पीएसपीएल के प्रवक्ता बता दे कि माननीय शिवपाल जी जाके मिले थे उनकी समस्या के लिए, कोई ठीक है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अलका वाजपेयी जी बताइए, राम गोपाल यादव जी पर आरोप आप लगा रहे हैं, असली चाचा शिवपाल की बात कर रहे हैं, आपने कहा भगवान ने उनको बना के भेजा है, चाचा तो असली शिवपाल ही है। तो बताइए, आपने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं कार्यकर्ताओं के लिए, आपने कितनों के लिए मुख्यमंत्री के साथ जाकर बातचीत की? आजम साहब से मिलने गए, उनके निकलने पे उनसे मिलने गए, बाद में उनसे मिलने गए, और जब भी कोई हुआ, कितनी महंगाई के खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए, जब भी कोई बात हुई कार्यकर्ताओं की, हम लोगों ने बराबर आवाज़ उठाई और शिवपाल जी तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे। हमारी प्रगतिशील पार्टी ने हमेशा लड़ाई लड़ी, जब से हमारी पार्टी और संगठन बना हुआ है, वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की समस्याओं का मुद्दा हो, बराबर हम लोगों ने सड़कों पर लड़ाई लड़ी थी। हम ट्विटर का खेल नहीं खेलते, लेकिन हम लड़ाई लड़ते हैं सड़कों की, और सिर्फ आजम खां ही नहीं बल्कि किसी की भी बात रही है, हमेशा शिवपाल जी घरों में जा जाकर मिलते रहे, किसी के यहाँ डेथ हुई उन्होंने जाके बात करी है, और उन्होंने हर जगह पे जाके लोगों की बात को सुना है। तो यानी कुल मिलाकर ड्राइंग रूम, ट्विटर, एसी, आप लोग भी वही बात दोहरा रहे हैं जो गठबंधन दल खासतौर पर सुभाषपा कह रही थी। इजहार अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इजहार अली जी बताइए, आप तो अब चाचा शिवपाल के सुर में सुर मिला रहे हैं, तो अब आप किस तरफ हुए? मतलब सपा से आप अलग हो गए, भाजपा के पास जाने से आप इनकार करते हैं, चाचा शिवपाल के शब्द हूबहू ओपी राजभर रिपीट करते हुए नजर आते हैं, तो मौजूदा स्थिति में आप किस तरफ हुए? समझ नहीं आया, क्या पूछा आस्था जी? मैंने आपसे ये पूछा, आवाज नहीं आ रही, क्या है? अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है। ठीक है, मैंने आपसे ये पूछा कि मौजूदा यानी वर्तमान स्थिति में आप किस तरफ हुए, क्योंकि भाजपा को तो आप नकारते हैं, इनकार करते हैं सीधे तौर पर, सपा से आप अलग हो चुके हैं। शिवपाल यादव ने ये राम गोपाल यादव की मुलाकात पर जो सवाल उठाए थे, हूबहू लफ्ज ब लफ्ज वही सब कुछ अब ओपी राजभर कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नाहिद हसन का जिक्र नहीं हुआ, आजम खान साहब का जिक्र नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो अभी माना जाए कि मतलब अभी आप किसके साथ हैं? मैंने ये पूछा आपसे। नहीं, हम देखिए ऐसा है आस्था जी, हम लोग 25 करोड़ जनता के साथ हैं। एक्चुअली रोज पूछना पड़ता है ना इजहार अली जी, सुभाषपा के हर प्रवक्ता से इतनी जल्दी आपका निर्णय, इतनी जल्दी मुलाकातें, सिनेरियो बदलता है, तो ये सवाल तो मैं रोज ही पूछ लेती हूँ आपसे कि आज आप किसकी तरफ हैं, बताइए। नहीं आस्था जी, ऐसा नहीं, हम 25 करोड़ जनता के साथ हैं। देखिए, जब हम अपने विधायकों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से या उनके मंत्रियों से या किसी क्षेत्र की समस्या को लेके या विधायकों के काम को लेके अगर हम मिलते थे या दयाशंकर सिंह जी से या माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो इन्होंने ही समाज, हम घटक दल थे तो समाजवादी पार्टी हम पे सवाल उठाती थी कि देखिए जात को हम मलाई, क्योंकि जब हम मिलते हैं
तब ये दूध की डेयरी दुकान खोल के बैठ जाते हैं कि मलाई और पनीर और देसी घी और छाछ की बात करने लगते हैं। अरे भाई, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के काम के लिए नहीं मिलेंगे तो 5 साल की जनता हमको समझा देगी। अच्छा, तो मतलब आपकी शिकायत ये है कि मुख्यमंत्री या किसी भाजपा के सीनियर लीडर से मिलने को मलाई खाने का नाम क्यों दिया जा रहा है? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव बताइए। अब ये तो सवाल सीधा रामगोपाल यादव पर भी आ गया ना। अगर मुख्यमंत्री से मिलने या भाजपा के किसी नेता से क्षेत्र की समस्या डिस्कस करना अगर मलाई खाना है, तो सुभाषपा को ये एतराज है, तो रामगोपाल यादव आप क्या कर रहे थे? धर्मेंद्र यादव जब सत्ता में भाजपा है, मैं तो आस्था जी मलाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आस्था जी इनको चुप करा दीजिए। ठीक है, शांत हो जाइए। आप कहते थे ना धर्मेंद्र यादव की जहां मलाई वहीं सुभाषपा नजर आई। जी देखिए, मलाई तो चाटे 5 KD पे जाकर थाली भी चाट के चले आते हैं और जनता को बताना भी नहीं चाहते। जिस जनता ने इनको चुन के भेजा है, जिस पार्टी के गठबंधन से भेजा है, उनको बताना भी नहीं चाहता, उसके विपक्ष में वोट देते हैं। तो ये जो जनता की भावना है, जन भावनाओं का जो ठेस पहुंचाने वाला काम सुभाषपा करती है, तो उसके लिए तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। और आप समाजवादी पार्टी के साथ रह के चुनाव लड़ते हैं, फिर बीजेपी के प्रत्याशी को जाके वोट देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी जी के यहाँ जाके थाली में खाना खाते हैं। तो ये सब तो सवाल अपने आप खड़ा होता है ना, और बताते भी नहीं लोगों को, बोलते नहीं हम नहीं मिले, फिर जाके गृहमंत्री आपको बुलाते हैं, कह रहे हैं गृहमंत्री अच्छा ठीक है, ये बीते दिनों का घटनाक्रम है, इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। और आप दोनों का भी जो ओवरटली वाद विवाद है, जो दलीलें हैं वो यही है। वो कहते हैं हमें बुलाया नहीं, आपने कहा आप किसी और के पास गए। ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र यादव, यहाँ पर सपा के लिहाज से जो परिस्थिति है वो ना सिर्फ गठबंधन के लिहाज से बहुत चुनौतीपूर्ण है, बल्कि पार्टी के अंदर भी जो नेता है उसकी नाराजगी है। शांत हो जाइए इजहार अली, मेरा सवाल क्योंकि आप फजील अहमद भी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर। शांत हो जाइए इजहार अली, शांत हो जाइए। सवाल मेरा ये, क्योंकि फजील अहमद हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर है, उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में एक बात कही थी कि समाजवादी पार्टी जो है या उसके जो नेता हैं वो मौजूदा वक्त में अपने नेताओं की तो छोड़िए, आम मुसलमानों की भी आवाज ठीक से नहीं उठा पा रहे हैं। फजील अहमद जी, क्या सवाल था आपका? धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या शिकायत थी आपकी? सहारनपुर में जिस तरह से 25 लड़कों को पुलिस कस्टडी में मारा गया, उनका हाथ पैर तोड़ दिया मार करके, ये बहुत जघन्य अपराध पुलिस ने किया था। और इससे बड़ा जघन्य अपराध भाजपा के विधायक ने उसको ट्वीट करके रिटर्न गिफ्ट कहा, अपनी पीठ थपथपाई। उनको लगा कि मुसलमान मारे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी के एक भी नेता कोई बात नहीं, कोई आवाज नहीं उठाया, कोई बोला भी नहीं, कोई मदद भी नहीं किया उनकी। और रामगोपाल जी जब जगा के मिलते हैं तो एक बार भी उन्होंने इन चर्चा के नहीं कहा। इतनी बड़ी घटना सहारनपुर के बच्चों के साथ हुई, बेगुनाह बच्चे, अदालत ने छोड़ दिया उनको। उन जितने बच्चों के हाथ पर तोड़े थे मार के, सबको अदालत ने छोड़ दिया, कहा कि ये बेगुनाह है, इनको झूठे तुम पकड़ के लाए हो। लेकिन मुझे बहुत दुख है इस बात का कि जब रामगोपाल जी जा करके मिले तो एक बार उन्होंने ये चर्चा नहीं किया कि इन बच्चों का क्या कसूर था, आपने क्यों इन पर, या जो पुलिसकर्मियों ने यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी के अंदर या जो पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, खासतौर पर मुस्लिम तबका, क्योंकि आपने इस घटना में साफ साफ जिक्र किया, ना तो उनकी आवाज बन पा रहे हैं, ना आम मुसलमानों के मुद्दे उठा पा रहे हैं, या फिर उनको लेकर बातचीत कर पा रहे हैं। तो बताइए धर्मेंद्र यादव, ये तो सपा के लिए बहुत बहुत चिंतापूर्ण स्थिति है। ना गठबंधन, पार्टी के अंदर नाराजगी, सीनियर लीडर साइडलाइन, और अब तो एक वर्ग ये भी कह रहा है कि आप मुस्लिमों के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आस्था जी, फाजिल साहब दिल्ली में रहते हैं, सहारनपुर में जो घटना की बात कर रहे हैं, इनको ये जानकारी शायद नहीं है। हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष और जो पूर्व जिला अध्यक्ष रुद्रसेन जी, 10 लोगों की कमेटी उस परिवार से भी मिली थी। और जो कोर्ट की बात कर रहे हैं, उनके कोर्ट के मदद, जो कोर्ट में केस फाइल किया गया था, उसमें आर्थिक मदद भी किया था। अब इसकी हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति निकाल के जारी नहीं किया। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अरे भाई, मेरी बात सुन लीजिए, फाजिल साहब सुन लीजिए। आपने आरोप लगाया तो आरोप लगाया, जवाब सुन लीजिए। मेरा ये चुनाव क्षेत्र है, फाजिल साहब सुन लीजिए। अब आपने बोल लिया था, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जो आप आरोप लगा रहे हो, मेरा चुनाव क्षेत्र है, सहारनपुर भी उसमें आता है, और मैं बाकायदा सहारनपुर और जो 9 जिले हैं 2 मंडलों के, मेरठ मंडल और सहारनपुर मंडल, उसको मैं बहुत बारीकी से जानता हूँ। आप झूठ मत बताइए, आप जाके पता कर लीजिएगा, उन पीड़ित परिवारों से पूछ लीजिएगा। मंडल गया था नहीं गया था, और उनके सुन लीजिए, अब सुन लीजिए,
अब सुन लीजिए मेरी बात। अब उनके केस में आर्थिक मदद किया नहीं किया, आप पहले पता कर लीजिएगा। इस तरह का आरोप लगाना बहुत आसान है, जब आप जमीन पे जाकर देखने पता चलेगा। समाजवादी पार्टी कैसी, समाजवादी पार्टी अकेले है जो भारतीय जनता पार्टी एक एक करके बात रखिए आप अपनी। भारतीय जनता पार्टी आलोक के आतंक से लड़ रही है। आलोक अवस्थी के पास जाना, मुझे एक एक करके बात जाइए रखिए। आप। 20 सेकंड बात खत्म कीजिए धर्मेंद्र यादव। भारतीय आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी के आतंक से अगर कोई अकेला लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, और जो बाकी लोग बयानबाजी कर रहे हैं ना, उनको भी संरक्षण अगर मिल रहा है ना, समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल रहा है। नहीं तो जो था बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो आतंक चल रहा है, इससे बड़ा आतंक क्या हो सकता है? क्या क्या है बताइए, उसका जवाब देंगे आलोक अवस्थी। पिताजी की शिकायत हो, बताइए आतंक क्या क्या है। बता रहा हूँ, किराएदार की शिकायत पर मकान मालिक का घर तोड़ दो, तो ये आतंक नहीं है और क्या? मुझे बताइए। कोई जुडिशियल ट्रायल नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, बस आप अपना एक कहते नहीं तानाशाही। ठीक है, सवाल का जवाब आलोक अवस्थी देंगे, लेकिन धर्मेंद्र यादव ये बताइए कि बुलडोजर कार्रवाई से बचने के लिए किसकी पैरवी लेकर रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री से मिले थे? गलत अगर कार्रवाई बुलडोजर की है तो उसके लिए हर किसी के लिए मिलेंगे हम, पूरी पार्टी हमारी मिलती है। ये बात अलग है कि मीडिया किसी एक खास चीज को दिखा देती है, बाकी को नहीं दिखाती है। मैंने सारा मीडिया पर फोड़ दिया आपने। कहा जा रहा है कि दो यादव लोगों की पैरवी के लिए पहुंचे थे रामगोपाल यादव, और आरोप यही कि बहुत से कार्यकर्ता है जिनकी बात आप भूल गए। ठीक है, आलोक अवस्थी जवाब देंगे। आलोक अवस्थी जी, यहाँ पर भाजपा पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है, और वो भी बुलडोजर कार्रवाई की आड़ में, और उसी को रोकने के लिए रामगोपाल यादव मिले मुख्यमंत्री से। देखिए आस्था जी, आज का विषय काफी जो है इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। मैं फिर से विषय पे आता हूं। कल हम ट्वीट किया था शिवपाल यादव जी ने। शिवपाल यादव जी ने कहा कि रामेश्वर यादव के साथ एक व्यक्ति और 2 लोगों की सिफारिश में गए थे रामगोपाल यादव जी मुख्यमंत्री जी के पास। 84 मुकदमे हैं आस्था जी, एक मुकदमा नहीं है। रामेश्वर यादव के खिलाफ 86 मुकदमे हैं, 86 और इनकी 52 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है अदालत के निर्देश के ऊपर। तो ये कितने बड़े अपराधी के लिए गए थे, और प्रचारित यह किया गया कि तो जो है सारे कार्यकर्ताओं की बात करने के लिए गए थे। तो हम तो शुरू से कहते हैं समाजवादी पार्टी जो है अपराधियों के पीछे खड़ी है और उनको संरक्षण देती है। उसका स्पष्ट उदाहरण जो है शिवपाल यादव जी ने अपने ट्वीट में उनका पत्र को जग जाहिर कर दिया है। अब आप देखिए उस परिवार के अंदर कैसे जुतमलात चल रही है। परिवार में शिवपाल जी कुछ कह रहे हैं, उनके समधी मुलायम सिंह यादव जी की कुछ कह रहे हैं, घर की बहू कुछ और कह रही है, और अखिलेश यादव जो है चुपचाप बैठे हैं, उनके मुंह से अब आवाज नहीं निकल रही है। राजभर जी भी पूछ रहे हैं उनसे कि रामगोपाल यादव जी मिलने गए थे, तो अब उन पर किसका भूत चढ़ गया, बता दीजिए। भूत उतारने के लिए किस झाड़ फूक वाले के पास जाना है? क्योंकि जब राजभर जी गए थे तो उन्होंने ये आरोप लगा दिए थे उनके ऊपर, तो उनको भी ये कहने का आरोप हुआ कि कौन से भूत चढ़ा गया उनके ऊपर और झाड़ फूक करना है। और मैं बहुत गौर से सुन रहा था सारी बातें। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक ईमानदार नेता हैं। आज अपराधियों और दंगाइयों में हड़कंप क्यों मचा हुआ है? क्योंकि आज उनको छूट नहीं है अपराध करने की, दंगाइयों को दंगा करने की छूट नहीं है। आतंकवादियों के मुकदमे में पूछता हूं, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, वली उल्लाह का मुकदमा क्यों छोड़ने के लिए सिफारिश करी गई थी, जिसने बनारस संकट मोचन में बम विस्फोट किया था? फांसी की सजा हमने दिलाई है। ये जो है एक आतंकवादी खालिद मुजाहिद था जो जिसने लखनऊ में और फैजाबाद में बम विस्फोट किया था, उसके वो रूल लगने से मर गया। आपने पुलिस के 42 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला दिया। ब्रजलाल और विक्रम सिंह जी डीजीपी रह चुके हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया था, उनको भी सजा दिलाने का, आजीवन कारावास सजा दिलाने का हमने काम किया था। तो आप तो पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक तुष्टिकरण की राजनीति में डटे हुए। बताइए धर्मेंद्र यादव, से आप आशा करते हैं कि वो अपराधियों को छोड़ देंगे, तो ये बताइए बुलडोजर कार्रवाई रोकने के लिए जिनके नामों की सिफारिश लेकर रामगोपाल यादव पहुंचे, आलोक अवस्थी के मुताबिक 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है उनके ऊपर। आलोक अवस्थी जी की जानकारी के लिए बता दूं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी पर कितने मुकदमे दर्ज हैं? 82 मुकदमे दर्ज हैं केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ 82 मुकदमे दर्ज है। रामेश्वर यादव की बात करिए, रामगोपाल यादव जिसको छुड़ाने के लिए गए थे, केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए। अवैध रूप से 52 करोड़ मौर्य खिलाफ पहले रामगोपाल यादव पर जवाब दीजिए। रामगोपाल यादव पर जवाब दे दीजिए, क्योंकि बाकी के मुकदमे आप चुनाव में गिना चुके हैं। वो मुकदमे आप चुनाव में गिनवा चुके हैं, चुनाव में गिनवा चुके हैं ना वो मुकदमे। अभी फिलहाल आप रामगोपाल यादव पर बात करिए, उस पर जवाब दे दीजिए। रामेश्वर यादव पर जवाब दीजिए।
भारतीय जनता पार्टी मैंडेट लेकर के आई है, पूर्ण बहुमत से अधिक सीटें लेकर के आई है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है कि हम चोरों पे कार्रवाई कर रहे हैं, आतंकवादियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, हम अपराधियों पे कार्रवाई कर रहे हैं। जनता का मैंडेट सबसे बड़ा है। आपके झूठ जो है, झूठ की आंटी नहीं चलेगी। बताइए रामगोपाल यादव क्यों गए थे 86 मुकदमे वाले आदमी छुड़ाने के लिए? मैंडेट का मतलब ये नहीं होता है कि बेरोजगारी बढ़ा दो। रामगोपाल यादव क्यों गए थे 86 मुकदमे मैंडेट का मतलब नहीं होता है, इसके खिलाफ जो है मतलब ये नहीं होता कानून में दंगा करवा दो। मैंडेट का मतलब ये नहीं होता है कि करके बोलिए आप दोनों। तैयारी है, किस लिए गए थे आप बताइए? यही आपका मूल चरित्र है, अपराधियों को साथ देना मूल चरित्र है समाजवादी पार्टी। एक एक करके बोलिए आप, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। आलोक अवस्थी और धर्मेंद्र यादव शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। धर्मेंद्र यादव मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अब एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सपाई खेमे में इतनी चुप्पी और खामोशी क्यों? आपका गठबंधन बिखर गया, आपके पार्टी के सीनियर लीडर नाराज हैं, कुछ संकेत दे चुके हैं साथ छोड़ने के, कोई सीधे तौर पर अलग हो चुके हैं। असली चाचा नकली चाचा में अब ये लड़ाई आप पहुंची है, इतनी चुप्पी क्यों? आवाज आ रही है आपको धर्मेंद्र यादव? लगता है फिलहाल डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आगे हम उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन चर्चा को अभी हम लिए चलते हैं। इजहार अली सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इजहार अली जी बताइए, ओपी राजभर जो बयान दे रहे हैं उसमें वो निशाना तो साध रहे और कह रहे मुस्लिमों की आवाज नहीं उठाई, कुछ और कार्यकर्ताओं को भूल गए, लेकिन अब एक बार फिर से आप अपनी पुरानी लाइन पर लौटे हैं। मतलब आप लगातार अब वो जातियां गिनवा रहे हैं, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की बात अब हम करने लगे हैं, जैसा आप चुनावों से पहले किया करते थे। तो अभी सुभाषपा जी मेरा सवाल तो अभी नहीं, हमारी लड़ाई हमेशा से जो है, जो भारतीय समाज पार्टी की स्थापना, जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने की बात हो, जो 27% आरक्षण है, 7% पिछड़ा, 9% पिछड़ा और 11% नहीं, ये सब जो है ये तो आप चुनाव से पहले किया करते थे, ये सारी बातें आप चुनाव से पहले किया करते थे। लेकिन सपा से गठबंधन होने के बाद आपके सुर बदले, गठबंधन टूटने के बाद फिर आपने भाजपा जैसी बातें करनी शुरू कर दी, फिर आपने बहन जी की तारीफ करी, फिर आपने शिवपाल यादव की तारीफ करी, अब एक बार फिर से आप अपनी उसी पुरानी टैगलाइन पे लौट आए। तो क्या ये समझा जाए कि अब आप अकेले हैं, हर तरफ आपकी बातचीत हो चुकी है? नहीं, कोई बातचीत नहीं, ये हमारा मुद्दा था आस्था जी, और इसको हमने चुनाव के दरमियान भी परमानेंट हमने उठाया। जो 27% पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है, इसको जो है सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है, इसको लागू करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। दूसरी बात, नहीं, खबर तो ये भी आई थी कि भाजपा से लगभग आपकी बात बन चुकी थी, लेकिन वहां से ये कह दिया गया कि बिना किसी शर्त आना है तो आओ, और उसके बाद आपने यही पुरानी बातें दोहरानी शुरू कर दी मीडिया में। कोई बात नहीं हुई आस्था जी, अगर आपके पास कोई ऑफिशियल कोई बात हो तो हमको दिखा दीजिए। कोई बात माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को लेके बात हुई, वो हमने आपको सबको बुला के पत्रकार मीडिया के माध्यम से हमने सबको बताने का काम किया। वो मैंने देखिए, हम लोग जो काम करते हैं, ठीक है, तो 24 की लड़ाई किसके साथ मिलकर लड़ेंगे? 24 की लड़ाई किसके साथ मिलकर लड़ेंगे? आस्था जी, आप किसी तीसरे मोर्चे का इंतजार कर रहे हैं? हम लोग सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, हम लोग जो करते हैं खुलेआम करते हैं। हम अच्छा, ठीक है, आलोक अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले आलोक जी। ठीक है, आपने कह दिया हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हैं, आप उन्हीं जातियों की बात कर रहे हैं जैसी आप सपा के साथ गठबंधन से पहले किया करते। आलोक अवस्थी, देखिए आस्था जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके इस मंच पे, चूंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा एक पार्टी के बड़े नेता राजभर जी के बारे में यह कहा गया कि वह थाली चाट करके आए हैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ। यह किस तरह की भाषा है? क्या हम लोग रामगोपाल जी के बारे में ऐसी बात कह सकते हैं क्या? लेकिन इस तरह की शिष्टाचार मुझे लगता है कि राजनीति में नहीं होना चाहिए कि आपके साथी अगर आज हैं और कल नहीं हैं तो आप उनको थाली चाटने का और झूठा और उनको जो है आप कह देंगे भूत सवार हो गया है। यह एक बड़ी गंदी परिपाटी है जो समाजवादी पार्टी आपने एतराज जताया आलोक जी, और हमारे साथ धर्मेंद्र यादव फिर से पैच हो गए। धर्मेंद्र यादव फिर से पैच हो गए। धर्मेंद्र यादव, आपने बात सुन ली आलोक अवस्थी की। डिस्कनेक्ट होने से पहले मेरा सवाल आपसे ये था कि इतनी खामोशी, इतनी चुप्पी क्यों है सपाई खेमे में? सारा गठबंधन टूट गया आपका, पार्टी के अंदर नेता नाराज है, कुछ चले गए, कुछ जाने को तैयार है। असली चाचा, नकली चाचा। आस्था जी, एक दिन आप मेरे से साथी डिबेट में थे और कह रहे थे कि आप समाजवादी पार्टी के लोग जो बोलने नहीं देते हैं, अब आज कह रहे हैं आप चुप्पी साध लिए हैं, तो मतलब दोनों विरोधाभासी चीजें हैं कि चुप्पी कोई नहीं साधा है। चुप्पी से मेरा मतलब है कि मूल सवाल पर अभी भी आपका जवाब नहीं आया है। मूल सवाल पर अभी भी जवाब नहीं आया है।
अभी मैंने सवाल किया है, अब आप कहेंगे कि भाजपा आतंक फैला रही है। सुभाषपा के नेता जो हैं वो थाली चाटने वाली बात देखी, उस पर भाजपा ने ऐतराज जताया और कहा है कि कम से कम इतना शिष्टाचार तो आपको बरकरार रखना चाहिए। आस्था जी मैं पूछना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां उत्तर प्रदेश में, किस पार्टी ने किसी एक व्यक्ति की लड़ाई के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात किया? ये सुभाषपा बता दे, पीएसपीएल के प्रवक्ता वो भी बैठे बता दें, और फाजिल साहब बैठे वो भी बता दें। अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। बताइए लड़ाई हम किसी एक के लिए लड़ेंगे तो आदमी एक के लिए लड़ रहा है, हम एक के लिए। बताइए फाजिल साहब, वो तो कह रहे हैं कि हम समाजवादी, हम हर वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं, हम हर वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने पॉइंट आउट किया कि सपा तो मुसलमानों को भूल गई है। ट्विटर पर ट्विटर पे लड़ रहे हैं, जमीन पर या सदन पर लड़ाई नहीं हो रही है। ट्विटर फेसबुक पे लड़ रहे हैं। आप किस पे लड़ रहे हैं? जबानी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप किस पे लड़ रहे हैं? अरे हम तो आपको भरोसे छोड़े हुए हैं कि आप करेंगे, आप लड़ेंगे, आपको वोट देते हैं हम लोग, इसीलिए देते हैं ना कि आप हमारी बात भरोसा किए हैं। लेकिन भरोसा आस्था जी भरोसा किए हैं तो भरोसा किए हैं, मेरी एक बात सुन लीजिए, भरोसा किए हैं तो भरोसा कायम रखिए। लगातार हम लोग नहीं, भरोसा डगमगा रहा है। उनका यही कहना है कि एक एक करके कई मुद्दे निकल गए, ना तो सदन तक वो पहुंचे अखिलेश यादव जी बड़ी और ना प्रशासन तक, सरकार तक वो पहुंचे। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने टिकट बांटे और जिस तरह की इनकी जो चाल चरित्र चेहरा है, ऐसा महसूस होता है कि सपा के अंदर भी बीजेपी के। अच्छा फजील अहमद, क्योंकि डिबेट अंतिम पड़ाव में, मुझे एक बात बताइए, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप उनसे जुड़े हुए मुद्दों पर नजर रखते हैं। आपने बताया भी कि सपा पर मुसलमानों ने बहुत ज्यादा भरोसा किया। आपको लग रहा है कि 2024 तक आते आते उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर पर अब मुसलमानों का क्या केवल एकमात्र विकल्प सपा ही है जैसा पहले हुआ करता था, या अब बहुत सारे लोग मूड बदलेंगे क्योंकि उन्होंने आजमाया? हम लोग की देखिए, हम लोग की आस्था जी मजबूरी है। हम लोग की मजबूरी यह है कि अगर हम लोग भाजपा को वोट देंगे तो लोग मशीन को गंगा जल से शुद्ध कराएंगे। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम लोग सपा या सपा से जुड़े बहन जी ने भी एक दलित मुस्लिम का फॉर्मूला निकाला था। बहन जी ने भी दलित मुस्लिमों का फॉर्मूला निकाला था। ओपी राजभर भी अब उसी की बात कर रहे हैं। चाचा शिवपाल यादव भी ऐसे ही समाजवाद की बात कर रहे हैं। अब तो बहुत ऑप्शन है आपके पास, अब तो बहुत ऑप्शन है। क्या मजबूरी है सपा के पास जाने की? मेरा सवाल ये है फजील अहमद कि आप कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है सपा के पास जाने की, लेकिन अब तो मुस्लिमों की बात शिवपाल यादव भी कर रहे हैं, ओपी राजभर भी कर रहे हैं, भाजपा भी कह रही है। देखिए रामपुर और आजमगढ़ में बिना मुस्लिम वोट के तो नहीं जीत सकते थे। समाजवादी पार्टी में हम लोग महसूस करते थे कि भाजपा का घुसपैठिया कौन कौन है। अब देखिए चेहरे सामने आने लगे कि कौन कौन सपा में रह के भाजपा से गलबैया करता है, कौन रहता है सपा में और गलबैया कर रहा। देख लीजिए कौन। फिलहाल तो यह सीनियर लीडरशिप है जिसके इर्द गिर्द पूरी सियासी कहानी चल रही है, और सेंटर में दो चाचा, असली नकली की लड़ाई है। के साथ अंतर गठबंधन करके रहते हैं। अब उन लोग का चेहरा सामने आने लगा। कौन कौन सपा में रह करके और भाजपा के साथ गलबैया कर रहा है, वो चेहरे अब बेनकाब खुद ब खुद हो रहे हैं। चलिए ठीक है, आपका अपना तर्क है, खुद चेहरे बेनकाब होने लगे। ठीक है, आपका अपना तर्क है, लेकिन जाते जाते सवाल धर्मेंद्र यादव से। ठीक है, शांत हो जाइए, बात आ गई आपकी। फजील अहमद, बात आ गई आपकी, बात आ गई। जाते जाते सवाल धर्मेंद्र यादव से। धर्मेंद्र यादव जी बताइए, सब कुछ यूं ही बिखरते देखते रहेंगे या कुछ कहेंगे भी, कुछ करेंगे भी? आस्था जी, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कौन समाजवाद की सिर्फ बात करता है और कौन समाजवाद को जीता है। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है, हर दिन वो लड़ता है, हर दिन संघर्ष करता है समाजवाद को सिर्फ बचाने के लिए। तो ये हमारी समाजवाद को बचाने की लड़ाई हमेशा जारी रहेगी, और अंतिम व्यक्ति से लेकर के ऊपर तक के हर व्यक्ति के लिए समाजवादी पार्टी जिस मजबूती के साथ लड़ती थी उसी मजबूती के साथ हमेशा लड़ती रहेगी। चलिए, उसी अंतिम कतार की बात भाजपा करती है, उसी अंतिम कतार की बात आप कर रहे हैं। आप भी समाजवाद का जिक्र करते हैं, शिवपाल यादव भी समाजवाद का जिक्र करते हैं, और इस बीच फंसा हुआ वोटर है जो कि ये कह रहा है कि खास तौर पर मुस्लिम वोट्स की बात करें तो अभी तक एकमात्र विकल्प सपा थी, लेकिन क्या 2024 तक ऐसा रहने वाला है? कम से कम आजमगढ़ और रामपुर चुनाव के नतीजे देखते हुए तो उस पर सवालिया निशान जरूर लगता है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल महाबहस में बस इतना ही।